हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग हब, जब भी इसका नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है और वह है चाइना। लेकिन साथ ही हम लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। सपने बहुत है, लेकिन क्या हकीकत हो पाएंगे? इंडिया को ग्रो करने के लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनना इतना ज्यादा जरूरी है? अगर हाँ, तो हम ये करेंगे कैसे? आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी और वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरऑल नॉमिनल की बात नहीं करूंगा, बल्कि बात करेंगे पर कैपिटा की। पर कैपिटा इनकम होती है जो, जैसे मानो इंडिया का जो भी नेशनल इनकम यानी हमारी जीडीपी है, उसे अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा निकलती है। और यही ट्रू पिक्चर होती है किसी भी देश की इकोनॉमी की। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप में जिनकी ओवरऑल इकोनॉमी आपको बहुत बड़ी नहीं मिलेगी इंडिया जैसी, लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लेकिन उनकी पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, 50,000 60,000 डॉलर तक। वहीं इंडिया की कितनी है? लगभग 2,300 डॉलर्स। इस मामले में चाइना भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन इंडिया से तो आगे ही है। जिस वजह से इंडिया को बहुत समय तक अच्छी ग्रोथ लानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपनी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने में। लेकिन ये ग्रोथ इंडिया में आएगी कैसे? इंडिया में पहले से ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे चला गया है। अच्छी ग्रोथ हमें इस चीज में टाइम पे देखने को नहीं मिली है। ऑल्दो इंडिया के सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी से हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए और शायद कहीं ना कहीं यही चीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रॉब्लम भी लाया, क्योंकि एक बीच का जो लिंक होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान ही हुआ हो, लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको सबको सिंपली सर्विस सेक्टर में नहीं डाला जा सकता। यानी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया को स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन अभी आपको शायद ये भी लगे कि इंडिया में जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ 1991 से, तब से काफी सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रो किया और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ग्रो नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, हम लोग काफी कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन वही चीज अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का हर एक व्यक्ति उसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर जनरली एक पर्टिकुलर स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। और साथ ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नीड भी है, डिमांड भी है, और इसके अलावा इंडिया के पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स भी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़े बहुत जॉब्स के लिए यह फायदा भी है कि किसी सर्विस सेक्टर की तरह एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पर फायदा दोनों का है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में फायदा है और इंडिया में पॉपुलेशंस को जॉब्स मिल रही हैं तो उनका फायदा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की प्रॉब्लम एक और चीज भी है, और वो ये कि चीजों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और बहुत सा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हम लोग बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। कुछ इंडस्ट्रीज में इंडिया के अंदर फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन थोड़े बहुत वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंट ही हैं। यानी जब सामान बाहर से आएगा तब हम बनाएंगे। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा बहुत इस तरफ है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो बहुत ज्यादा ध्यान पास्ट में मैं कहूंगा नहीं दिया जाता था, एटलीस्ट अब उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ये लोगों को भी समझ में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना देश के लिए काफी जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में उतना ही जरूरी ये भी है कि हम लोग अपनी डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए बाहरी देशों से कम करें। लेकिन इसके साथ ही इंडिया के लिए compete करना भी जरूरी है। हमारी जो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, ये चीज भी इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती है। अभी हमने ये बात किया कि हम लोग इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो नहीं कर पाए। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर अभी भी वो प्रॉब्लम्स आज भी हैं जो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करने देंगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? पहले से शुरू करते हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंट्रल में हो चाहे कुछ स्टेट्स में हो, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन क्या आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को टक्कर दे सकता है? नहीं। रेलवेज में, रोड्स में सुधार जरूर देखने को मिला है,
लेकिन अभी भी अमेरिका, चाइना जैसी कंट्रीज हमसे काफी ज्यादा आगे हैं। यानी हमारे यहाँ पर इसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा है। आपको कोई सामान ट्रांसपोर्ट करना है, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली इतना स्मूथली वो काम पूरी तरह से होगा भी नहीं। इसलिए ये रोड्स और रेलवेज का नेटवर्क बनाना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे हमारे हाईवेज या रोड्स वगैरह के लिए तो आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो सकते हो, क्योंकि हमारे पास बॉब द बिल्डर है, तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा। लेकिन अगला प्रॉब्लम है इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडिया ये एक काफी बड़ा ग्रुप है, काफी सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एनर्जी और पावर सेक्टर को देने वाली है, जिससे हमें फायदा मिलेगा। और वैसे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही वो कुछ चीजें भी हैं जिनमें चाइना ने बाजी मारी है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हाईवेज रेलवेज का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर इंपोर्ट टैरिफ भी ज्यादा है, यानी कहूंगा कि ठीक ठाक ज्यादा है। इंपोर्ट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और करप्शन का तो क्या ही बोलूं, आपको ज्यादा हो या कम, जैसा आप चाहो आपको आज भी हर जगह देखने को मिल ही जाता है। लेकिन इसमें अब हमें क्या करना है? देखो, एक चीज तो गवर्नमेंट ने शुरू किया है जो कि है PLI स्कीम। PLI मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि देश के अंदर फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाए सब्सिडी दे करके, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, साथ ही डोमेस्टिक और लोकल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा, और इससे भी छोटे लेवल पर माइक्रो जॉब्स जनरेट होंगी। क्योंकि अगर इन इंडस्ट्रीज ने ग्रो करना शुरू किया तो इंडिया आज अपनी पॉपुलेशन का, अपनी ह्यूमन रिसोर्स का, अपने चीप लेबर कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर ले सकता है। क्योंकि ये फायदा सिर्फ इंडिया के पास है। चाइना की पॉपुलेशन इस समय यंग नहीं रही है इंडिया जैसी, उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन ओल्ड है। साथ ही अब चाइना में लेबर भी इतना चीप नहीं रहा जो शुरुआत में उस समय था जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी पे काम करना शुरू किया था, जबकि ये चीप लेबर वाला फायदा भी इंडिया के पास है। अभी ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर इंडिया इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली ग्रैब कर लेता है तो आने वाले समय में 500 मिलियन पॉपुलेशन को इंडिया मिडिल क्लास में ले आएगा, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होगा। साथ ही इस वक्त इंडिया का ग्रो करता हुआ स्टार्टअप कल्चर भी कंट्री के लिए फायदेमंद है। साल 2020 में इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया। यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप या बिजनेस जिनका वैल्यू $1 बिलियन या उससे ऊपर होता है। HSBC रिसर्च के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंडिया में इंटरनेट की दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो $60 बिलियन से भी ज्यादा का है। इंडिया का इंटरनेशनल पेनिट्रेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो डिजिटलाइजेशन इंडिया में हुआ है ये इसी का नतीजा है। 2015-16 के समय इंडियन GDP में इंटरनेट का कंट्रीब्यूशन 5.6% का था, जो 2020 में बढ़कर 16% को क्रॉस कर चुका है। तो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही सब्सिडी, इंडिया के अंदर तेजी से पेनिट्रेट करता हुआ इंटरनेट, इंडिया का डिजिटलाइजेशन, क्या ये काफी है इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने और इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए? देखो, आपकी राय इसमें अलग हो सकती है। जो भी आपकी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन चीजें जिनमें काम करना है वो है ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग को बेहतर बनाना, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, ताकि कंपनीज को एक प्लग एंड प्ले मॉडल मिले जिससे वो सीधा इंडिया में आए और डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सके। ह्यूमन रिसोर्स, चीप लेबर इंडिया के पास जरूर है, लेकिन साथ ही टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा ऑटोमेशन भी इंडस्ट्रीज में हो चुका है। चाइना के टाइम पे शायद जो काम 4 लोग मिलकर करते होंगे वो आज एक मशीन कर देती है। इसलिए हमें बाकी पॉइंट्स की तरफ भी ध्यान देना होगा। जियोपॉलिटिक्स में होते हुए बदलावों को अपने लिए इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ बेहतर बनाने होंगे। यानी इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आज भी काफी सारी जगहों पर है। बाकी अगर आप इसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।